Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dikshit. Today we will continue with the chapter number 11, that is work and energy. So students, so far we have discussed 6 questions from this chapter. Today we will continue with the 7th question. 7th question is, what are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? So when you are riding a bicycle, you will have to mention the energy transformation, like एनर्जी कितनी बार उसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है, उन सारों के बारे में आपको लिखना है। तो लिखिए इसका आंसर, आंसर नंबर 7। तो जब आप राइड कर रहे होते हैं बाइसिकल, तो आपके अंदर जो केमिकल एनर्जी थी, आपके अंदर जो केमिकल एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गई? वो आपकी मस्कुलर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई। और मस्कुलर एनर्जी किसमें ट्रांसफॉर्म हुई? वो हुई काइनेटिक एनर्जी और हीट में ट्रांसफॉर्म हुई काइनेटिक एनर्जी एंड हीट में। ये केमिकल एनर्जी कहाँ से मिली आपको? फूड से। तो इस तरह से ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? क्या यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? Where is the energy you spend going? आप जो एनर्जी लगा रहे हो एक ह्यूज पीस ऑफ रॉक को मूव करने के अंदर, ठीक है, तो वो एनर्जी जा कहाँ रही है? और वो जो रॉक का पीस है वो मूव भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो एनर्जी जाती कहाँ है? वो एनर्जी इस तरह से जा रही है कि आप लगा रहे हैं मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो जा रही है? वो रॉक तो मूव नहीं कर रही है, लेकिन आपकी सारी मस्कुलर एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। उसका आंसर आप कहाँ लिखेंगे? इसी के नीचे लिख रही हूँ मैं, आंसर नंबर 8। तो इसके साथ आप आंसर क्या लिखेंगे कि आप जब ह्यूज पीस ऑफ रॉक को जब आप मूव कर रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ ट्रांसफॉर्म हो रही है? आपकी मस्कुलर एनर्जी कहाँ ट्रांसफॉर्म हो रही है? मस्कुलर एनर्जी चेंज हो रही है आपकी किसमें? आपकी जो है हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। और वो हीट एनर्जी जो क्या करेगी? आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको बढ़ा देगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 9th क्वेश्चन। A certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joules? तो एक हाउसहोल्ड है, एक घर है जो कि 250 यूनिट्स को कंज्यूम करता है, कब? एक महीने में। तो आपको जूल्स में निकालनी है उसकी एनर्जी को। तो जूल्स में कैसे निकालेंगे इसको? एक यूनिट में कितने होते हैं? 1 किलोवाट आवर होते हैं, ठीक है। तो 250 में कितने होंगे? 250 इंटू 1 किलोवाट आवर। तो आप आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर नंबर 9 को लिखिए यहाँ पर। एक यूनिट
1 किलोवाट आवर के बराबर होती है, तो 250 यूनिट्स कितने के बराबर होंगी? सिंपल, इसे मल्टीप्लाई कीजिए। 250 इंटू 1 किलोवाट आवर, 1000 वाट लिख सकती हूँ मैं 1 किलोवाट को, और एक कार को मैं क्या लिख सकती हूँ, 60 इंटू 60 लिख सकती हूँ, या 3600 डायरेक्टली लिख सकती हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी 9 इंटू 10⁸ जूल। ठीक है। देन 10th क्वेश्चन, an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy? If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. तो हमें काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है, दोनों ही निकालनी है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कब निकालनी है? जब उसने आधा रास्ता ही कवर किया हो। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आंसर नंबर 10, पहले हमें इसी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी इंटू एच। मास कितना गिवन है यहाँ पर? 40 kg। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप 9.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी मेंशन भी किया होता है, वहाँ पर 10 लिखा होता है तो आप 10 लीजिए, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है। अब ग्रेविटेशनल को जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसको आप 9.8 लिखिए। हाइट दी हुई है आपको कितनी है? 5 मीटर। तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1960। अब आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब वो आधा रास्ता ही उसने कवर किया हो। तो आधा रास्ता उसने कवर किया हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? अगर हम 1960 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसने आधा रास्ता ही कवर किया होगा। वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 980। ठीक है। देन आता है 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? तो आपको जस्टिफाई करना है। तो मैं कहूंगी कि इसके अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। सैटेलाइट्स कैसे मूव करती हैं? ऐसे मूव करती हैं, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे लगती है? नीचे की तरफ लगती है। एंगल कौन सा बना? 90 डिग्री का बना। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो वर्क डन जो होगा बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उस केस में हम क्या लिखेंगे? 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12th, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट? थिंक, डिस्कस द क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी बॉडी जो है वो डिस्प्लेस किए जा रही है। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा हो सकता है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो आंसर लिखिए यस। When the object is moving with uniform motion, no force acts on. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए इसे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes। यानी कि 30 मिनट तक कोई एक आदमी है, उसने बंडल किसी चीज का, हे का कैरी किया हुआ है अपने सिर पर, और वो थक जाता है। ठीक है, तो हैज ही डन सम वर्क और नॉट? तो क्या उसने कुछ काम किया है या नहीं किया है? एक बंदा जो है वो लोड को अपने सिर पर लेकर खड़ा हुआ है 30 मिनट तक। ठीक है, क्या उसने कुछ काम किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि हमें पता है कि W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। ऑल्दो वो कुछ फोर्स लगा रहा होगा इसको कैरी करने के लिए, लेकिन उसने कुछ मूवमेंट तो किया ही नहीं।
यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर हुआ ही नहीं। इस केस में हम वर्क डन क्या कहेंगे कि वर्क डन नहीं हुआ या वर्क डन कितना हुआ, 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14th, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। आपने उसको 10 घंटे तक यूज किया है, तो आपको कितने एनर्जी आपने कंज्यूम की है। तो आपने 10 घंटे तक कंज्यूम किया, आपको निकालनी है उसकी एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी हमें पावर का पता है, पावर दी हुई है यहाँ पर, P इज इक्वल्स टू W/T होता है। हमें एनर्जी निकालनी है, यानी कि W निकालना है हमें, तो हम P इंटू टी लिख सकते हैं। तो P कितना है यहाँ पर 1500 वॉट। कितने देर तक यूज किया आपने, 10 घंटे तक यूज किया है। बट इसको आपको किलोवाट में चेंज करना होगा, क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो यहाँ पर आवर्स में है। तो किलोवाट में आप इसके चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10। तो कितना पावर कंज्यूम किया है, कितनी एनर्जी है यहाँ पर, एनर्जी है 15 जूल। ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉरी यहाँ पर जूल नहीं आएगा, आप लिखिए इसको वॉट आवर, किलोवाट आवर। ठीक है। Next question is question number 15. Illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. ये हमने किया है, हमने एक्सप्लेन किया है कि जब हम पेंडुलम बॉब को उसकी मेन पोजीशन से, ये क्लॉक है उसका पेंडुलम है, जब उसके बॉब को हम लोग उसकी मेन पोजीशन से हटाते हैं तो अपनी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इस पोजीशन चेंज में वो क्या गेन कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर वो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होने लगेगी, जब ये नीचे की तरफ आएगा ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आते आते जीरो हो जाएगी, यहाँ आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर ये इस तरफ जाएगा। फिर इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता चला जाता है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा है, बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो किया जा रहा है। Then 16th question is, an object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring it to rest? हम उसको रेस्ट में लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, जितनी उसके पास एनर्जी है उतना ही काम करना पड़ेगा ना आपको उसको रेस्ट में लाने के लिए। तो उसके पास एनर्जी कितनी है, क्योंकि वो मूव कर रहा है। तो मूवमेंट जब भी कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है उसकी मोशन की वजह से, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यानी कि जितनी उसके पास एनर्जी है हमें उतना ही जोर उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए उतना ही काम करना पड़ेगा। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ भी हमें उतना ही काम करना पड़ेगा जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो सबसे पहले हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसे आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, तो ये हो जाएगा आपका, कट कर कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 16.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए हाफ एम वी स्क्वायर में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पर एम कितना है, मास कितना गिवन है 1500 kg, वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें, हमने अभी निकाली है 16.6 का स्क्वायर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपके पास 20.8 इंटू 10⁴ ठीक है। तो अब इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। तो आपको कितना जोर लगाना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए, जितनी इसके पास एनर्जी है उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स कितना या उतना ही आपको जोर लगाना पड़ेगा, उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 60 के बराबर। ठीक है। तो यही आपका आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18।
In each of the following, a force F is acting on an object. सभी में force F काम कर रहा है, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे, ठीक है. अब the direction of displacement is from west to east as shown in the longer arrow. West to east इस डायरेक्शन से, west to east. आपको डायग्राम को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि किस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा, किस में पॉजिटिव होगा और किस में नेगेटिव. अब देखिए, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं. तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है. तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो हमारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है. उसके बाद आता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल. तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, F इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री. तो W विल बी इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 90. कॉस 90 की वैल्यू होती है 0. तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू 0. तो W की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0. तो वर्क डन इस केस में क्या हुआ, 0 हुआ. इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री, यानी कि फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है. तो वर्क डन हमें पता है कि F इंटू एस कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री है. और 180 डिग्री कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है. तो यहाँ पर हमारा वर्क भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा. तो केस 1 में वर्क डन 0, केस 2 में वर्क डन पॉजिटिव और केस 3 में वर्क डन नेगेटिव आएगा. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 19. Tony says that acceleration in an object could be 0 even when several forces are acting on it. Do you agree with her? तो क्या आप अग्री करते हैं, यस. जब सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं उस केस में हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है. आंसर लिखिए इसका, यस. When all the forces acting on the object cancel out each other. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 hours बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 ईच. ठीक है. तो किलोवाट आवर में आपको निकालना है, 4 डिवाइसेस हैं. ठीक है. 500 वॉट की एनर्जी, 500 वॉट की पावर को कंज्यूम करने हैं. तो आपको एनर्जी निकालनी है इस केस में. तो हमारे को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है पावर का. कौन सा क्वेश्चन है, आंसर नंबर 20. तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T होता है. ठीक है. और हमें यहाँ पर एनर्जी निकालनी है, यानी कि W निकालना है. तो W इज इक्वल टू P इंटू टी. पावर कितनी है, 500 वॉट है. आपको उसे किलो वॉट में चेंज करना है. तो आप इसे डिवाइड करेंगे 1000 से. और कितना 10 घंटे चलते हैं. ठीक है. और 4 डिवाइसेस हैं. तो 10 घंटे चल रहा है और कितने डिवाइसेस हैं, 4. तो आपसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये से ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी. आपका आंसर आएगा 20 किलोवाट आवर. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है आपका 21. A freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उसने ग्राउंड पर हिट कर दिया है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया है. पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0. और काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना, उसकी किस में चेंज हो जाएगी, हीट और साउंड एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी will change into heat and sound energy.
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स आपके ओवर होते हैं। तो इनको आप अपनी नोटबुक में इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को लिखिएगा, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम लोगों ने ब्लू पार्ट न्यूमेरिकल किए हैं जो चैप्टर के अंदर गिवन है, चैप्टर के साथ साथ टॉपिक्स के साथ साथ उनको भी करेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज पार्ट में, इनको भी एक एक क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक एक क्वेश्चन इसके अंदर करवाया है। ठीक है, और साथ साथ में जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसको भी आप सॉल्व करें। ठीक है, तो चैप्टर ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे। थैंक यू।